हम उस देश में रहते हैं जिस देश में जब मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में आक्रमण किया तो रानी बाई यानी हमारी माँ बाई ने जौहर किया। उसके बाद कितने हमें एग्जाम्पल मिलते हैं जौहर के, चाहे वो 725 का मोहम्मद गजनवी का आक्रमण हो या फिर हो 1303 का अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। हमारी माँ पद्मिनी, रानी पद्मिनी ने जौहर किया। ऐसे कितने एग्जाम्पल हमें मिलते हैं जौहर के अपने इतिहास में, जहाँ हमारी महिलाओं ने अपने सम्मान के लिए, अपने राष्ट्र के सम्मान के लिए, अपने देश के सम्मान के लिए, अपनी गरिमा के लिए, अपनी आत्मा और शरीर की गरिमा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, परवाह नहीं की जिंदा रहने की भी। उस देश में हम पैदा हुए और आज आलम ये हो गया, आज स्थितियां ये हो गई कि आज़ाद देश में ज़रूरत पड़ी कानूनों की। उस महिला के सम्मान में, उन महिलाओं को सुरक्षा देने के क्रम में हमें ज़रूरत पड़ी कुछ कानूनों की। उन्हीं कानूनों के क्रम में हम पढ़ेंगे आज कुछ कानून, जिसमें हमारे कानून होंगे अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 पहला कानून आज हम पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 और महिलाओं से संबंधित क्या कानून हैं जो मोटे मोटे हैं। हालांकि कानूनों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो डे टू डे लाइफ में, जो कि ज़्यादातर थाना स्तरों पर इस्तेमाल होते हैं, ऐसे कानूनों की बात करेंगे। आप सामने देख भी रहे होंगे, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की बात होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की, जिसके अंतर्गत महिला आयोग की स्थापना की गई महिलाओं से संबंधित मामलों के लिए। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की हम बात करेंगे। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 की बात करेंगे। उसी देश में हम ये बात कर रहे हैं जिस देश में अपाला, सुलभा, गार्गी, मैत्रेयी जैसी प्राचीन भारत में तमाम विद्युतीय महिलाएं हुई, जिस भारत में लक्ष्मीबाई जैसी महिलाएं हुई, भीकाजी कामा जैसी स्वतंत्रता सेनानी हुई, उस भारत में इन कानूनों की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे नियमों की ज़रूरत पड़ती है जिसमें चीज़ों को दंडनीय बनाया जाता है, जिसमें स्त्रियां कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न जैसे कानूनों की ज़रूरत पड़ती है, उनके सम्मान में, उनकी गरिमा में। तो क्या हमारी नैतिकता में कमी रही होगी कि ऐसे कानूनों की ज़रूरत पड़ी? ये विचार करने का विषय है। इस पे आप थोड़ा सा विचार करेंगे और अपने कमेंट, अपना व्यू मुझे कमेंट में आप निश्चित ही छोड़ देंगे। मैं सारी चीज़ों को साइड में रखते हुए आज बात करता हूं हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, या फिर मैं कहूं जनरल नॉलेज के दृष्टिकोण से क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। तो शुरुआत करते हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं सब इंस्पेक्टर सुधीर को मूल विधि की क्लास में। इस सेशन में पहला कानून आप सबके सामने, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956। अनैतिक यानी जो नैतिक नहीं है, ऐसा व्यापार। किस तरह का व्यापार है ये अधिनियम बात करता है मनुष्य के व्यापार की, बच्चों के व्यापार की, महिलाओं के व्यापार की। इस व्यापार को इन्होंने कहा ये अनैतिक व्यापार है। इसके लिए एक अधिनियम आया 1956 में। इसकी पहले बैकग्राउंड थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। न्यूयॉर्क में 1950 में एक आयोजन किया गया इसी अनैतिक व्यापार को देखते हुए, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं सामने आ रही थी जिसमें ट्रैफिकिंग हो रही थी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि मनुष्य का व्यापार लगातार हो रहा था। 1950 में न्यूयॉर्क में एक सम्मेलन हुआ, उसमें तमाम देशों ने हिस्सा लिया, भारत भी उसका सदस्य हुआ। उसमें एक घोषणा पत्र था, उस पर भारत ने हस्ताक्षर किए, और जिन जिन देशों ने उस पर हस्ताक्षर किए उन देशों ने अपने यहाँ कानून बनाए ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर। उसी परिप्रेक्ष्य में हमने भी एक कानून बनाया और उसे नाम दिया अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956। ये लागू कब हुआ? हमारे देश ने इसे लागू किया 10 दिसंबर 1956 को। पहली ही धारा में ये बात हमें देखने को मिलती है, जैसा कि हमने पिछली सेशंस में देखा, हमने जो कानून पढ़े उनमें देखा, ज़्यादातर कानून में, मैं कहता हूँ अधिकतम ऑलमोस्ट सभी कानून में धारा एक बात करेगी, कानून का नाम क्या होगा, कानून का विस्तार कहाँ तक होगा। ये पूरे भारत के लिए होगा, पूरे संसार के लिए होगा, या किसी एक क्षेत्र विशेष के लिए, राज्य विशेष के लिए ये कानून बना है, ये बात बताएगी उस कानून की धारा 1। और क्या होगा धारा 1 में? नाम के साथ विस्तार कहाँ तक लागू है और प्रारंभ इसका कब से, यानी कब से ये लागू होना है। अधिकतर कानून में लिखा जाता है जब केंद्र सरकार या राज्य सरकार अपने गजट यानी कि सरकारी राजपत्र में डेट बता देगी,
सूचना दे देगी उस प्रकाशित करके, तब से ये लागू हो जाएगा। हम बात करते हैं लागू कब हुआ, 30 दिसंबर 1956। हम ये बात याद रखेंगे। दूसरी धारा की तरफ चलते हैं। जैसा कि सभी कानून में होता है, धारा 2 बात करेगी परिभाषाओं की। क्या क्या परिभाषाएं इसमें एग्जाम के दृष्टिकोण से जरूरी हो सकती हैं, उनकी हम बात करेंगे। धारा 2 का बिल्कुल इंपॉर्टेंट धारा है 2(1) बात करेगी वेश्यागृह के बारे में। वेश्यागृह जगह क्या है, इसकी परिभाषा इसमें दी गई है। कोई घर हो सकता है, जैसा कि सामने लिखा है, कोई कमरा हो सकता है, कोई सवारी हो सकती है, यानी कि कोई गाड़ी भी हो सकती है, या कोई स्थान जिसका प्रयोग अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए अथवा 2 या 2 से अधिक वेश्याओं के पारस्परिक लाभ, लैंगिक शोषण या दुरुपयोग के प्रयोजन से किया जा रहा है। कोई भी स्थान ऐसा हो सकता है जिस स्थान का प्रयोजन लैंगिक शोषण के लिए किसी भी व्यक्ति के, इसमें व्यक्ति विशेष नहीं कहा गया कि महिला के पुरुष, कोई भी हो सकता है, किया जा रहा है उस स्थान का प्रयोग इस प्रयोजन से, तो उसे वेश्यागृह की संज्ञा इस कानून के माध्यम से दी जाएगी। अगली बात करते हैं धारा 2 का यानी 2(a) के अंदर एक सबसेक्शन है ए, जिसमें दी गई है परिभाषा बालक की। बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है, ये आप याद रखेंगे। पिछले साल ये सवाल आया भी कि बालक को इस अधिनियम में किस व्यक्ति को, किस उम्र के पुरुष को या महिला को या उभयलिंगी को बालक कहा गया। तो 16 वर्ष जिसकी आयु नहीं हुई है, यानी जिसकी आयु 16 वर्ष से कम है, उसे हम बालक कहेंगे। 3 चीज़ें हैं, बालक, अवयस्क और वयस्क। यानी जो 16 साल से कम का है उसे हमने बालक कहा, जो 16 से 18 के बीच का है उसे हमने अवयस्क कहा, और जो 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका है उसे इस कानून ने कहा वह व्यक्ति वयस्क है। तो तीनों की आप याद रख लेंगे, बालक 16 वर्ष से कम, अवयस्क 16 से 18 के बीच में, और वयस्क जिसकी उम्र 18 पूरी हो चुकी है। तीनों की धाराएं, धारा 2 में तीनों की परिभाषाएं हैं, 2 के अलग अलग सबसेक्शन में। जैसे कि हम बात करें वयस्क की, तो 2(ग) के का सबसेक्शन में 2(c)(a) में ये बात कही गई कि वयस्क की क्या परिभाषा है, जिसने 18 वर्ष आयु पूरी कर ली हो। अवयस्क कौन है, 2(c)(a) में वयस्क, 2(c)(b) यानी 2(ग) ख इस धारा का नाम है जिसमें बात की गई अवयस्क कौन होगा। इसके बाद आप बात करेंगे धारा 2(b) की, धारा 2(ख) की, जिसमें बात की गई सुधार संस्था की। सुधार संस्था क्या है, संरक्षा गृह क्या है, ये सब चीज़ों की बात होगी इसी कानून में। इस कानून में कुल जो धाराएं हैं वो हैं 25 धाराओं की हम बात करेंगे, जिसमें से मोटी मोटी 15-16 धाराएं हमें याद रखनी होंगी, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसके अलावा एक अनुसूची भी इस कानून में दी गई, जिस अनुसूची में बताया गया कि कौन से अपराध पर कौन से मजिस्ट्रेट संज्ञान लेंगे, कौन से मजिस्ट्रेट की क्या शक्तियाँ होंगी, ये इस अनुसूची में बताया गया। तो एक अनुसूची और 25 धाराएं आप और हम सब याद रखेंगे, जिसे भी ये एग्ज़ाम देना है या जो भी थोड़ी सी नॉलेज रखने का इच्छुक व्यक्ति। आगे बात करेंगे सुधार संस्था की, हम बात कर रहे थे। तो सुधार संस्था से आशय ऐसी संस्था से है जिसे धारा 21 के अंतर्गत, इसी अधिनियम की धारा 21 में बताया गया कि सुधार गृह बनाए जाएंगे, संरक्षा गृह बनाए जाएंगे, जिनकी बात करेंगे हम अभी अगले कुछ मिनटों में। तो ये सुधार संस्था जिसे धारा 21 के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा, और ऐसे व्यक्तियों को निरुद्ध रखा जाता है जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसका नाम है सुधार गृह, यानी कि ऐसे व्यक्तियों को सुधार गृह में रखा जाएगा जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है, जिन्हें सुधारने के लिए आश्रय दिया जाएगा। आगे बात करते हैं धारा 2(4) की, वेश्यावृत्ति, जिसको लेकर ये कानून मूल रूप से बनाया गया। इसका परिभाषा क्या है, किस जगह को, किस काम को वेश्यावृत्ति कहा जाएगा। वृत्ति मतलब कार्य, आप समझते हैं। तो इसका तात्पर्य व्यक्तियों के वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए, व्यक्तियों, पुरुष महिला की बात नहीं हुई दोस्त, यहाँ व्यक्तियों की बात हुई है। पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, कोई ट्रांसजेंडर भी हो सकता है। यहाँ केवल व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए, यानी कि आर्थिक, पैसे से संबंधित प्रयोजन के लिए यदि उसका लैंगिक शोषण होता है, दुरुपयोग होता है, तो उसे हम कहेंगे वेश्यावृत्ति। आगे धारा 2(6) की बात हम करेंगे। धारा 2(6) में संरक्षा गृह से आशय
ऐसी संस्था से। धारा 2(ख) में बताया गया संरक्षा गृह क्या है। सुरक्षा गृह हमने अभी देखा, अब बात करते हैं संरक्षा गृह की। तो ये ऐसी जगह है, संरक्षा का मतलब होता है संरक्षा, रक्षा जहाँ की जाए, यानी कि ऐसे व्यक्तियों को जहाँ रखा जाएगा जिनकी देखरेख की आवश्यकता है, जिन पे थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, उसे कहा गया संरक्षा गृह। इस अधिनियम में धाराएं इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है क्या बात कही गई, जैसे बालक की परिभाषा 16 वर्ष से कम, अवयस्क की परिभाषा जो 16 से 18 के बीच का है, वयस्क जो कि 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका है। उसी तरह सुरक्षा गृह क्या है, जिनकी जो व्यक्ति सुरक्षा के दृष्टिकोण से उन्हें जहां रखा जाएगा उस गृह को सुरक्षा गृह कहा गया। और संरक्षा गृह इसमें बनाए गए जिनकी देखरेख की आवश्यकता है, उन्हें इस अधिनियम में संरक्षा गृह कहा गया, ऐसे व्यक्तियों को जहां रखा जाएगा। आगे बात करते हैं धारा 2(जा) की सार्वजनिक स्थान की परिभाषा धारा 2(जा) में कही गई। और सार्वजनिक स्थान क्या है, जनता के प्रयोग के लिए आश्रित, यानी कोई भी स्थान जहां पर यह माना जाए कि यह स्थान जनता के प्रयोग के लिए, उसे सार्वजनिक स्थान कहा जाएगा। जैसे सड़क, पार्क इत्यादि इत्यादि सारी चीज़ें जहां पर भी इंसान यानी कि कोई भी प्राइवेट व्यक्ति, पब्लिक का कोई व्यक्ति आ सकता है, उसे हमने कहा सार्वजनिक स्थान, जहां तक जनता की पहुंच सीधे हो, कोई रोक टोक ना हो। इसके अलावा इस अधिनियम में धारा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक सभी धाराएं अपराध एवं दंड से संबंधित हैं। इनकी चर्चा मैंने नहीं की, मुझे नहीं लगता एग्जाम के दृष्टिकोण से ये चीज़ें बहुत उपयोगी हैं। तो धारा 2 केवल इसमें सबसे ज़्यादा उपयोगी रहेगी परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसमें 10 और 12 दो धाराएं थी जिन्हें हटा दिया गया, निरसित कर दिया गया। धारा 13 की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, इसमें भी थोड़ी सी आप परिभाषाओं को याद रखेंगे। धारा 13 यह प्रबंध करती है, धारा 13 यह उपबंध करती है कि एक विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति करी जाएगी और एक सलाहकार निकाय उनकी सहायता के लिए बनाया जाएगा। क्या लिखा है कि सहायता के लिए अधिनियम के तहत अपराधों से निपटने के लिए निर्दिष्ट क्षेत्रों में विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति करी जाएगी। और यह पुलिस अधिकारी कम से कम निरीक्षक रैंक का होगा। निरीक्षक से मतलब इंस्पेक्टर रैंक का होगा। मेरे आप देख रहे होंगे 2 सितारे हैं, जिसके 2 सितारे हैं अपने उत्तर प्रदेश में, उसे सब इंस्पेक्टर कहा गया, यानी कि उप निरीक्षक कहा गया। तो निरीक्षक का मतलब मेरी रैंक से एक रैंक ऊपर का आदमी कम से कम होगा। निरीक्षक, इंस्पेक्टर कम से कम, यानी 3 स्टार रैंक का एक अधिकारी, कम से कम इतने रैंक का अधिकारी इसमें होना चाहिए, जिसे विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा सलाहकार निकायों का भी इसमें प्रावधान किया गया कि उन्हें सलाह देने के लिए कुछ निकाय भी बनाए जाएंगे। इसके अलावा जिला मजिस्ट्रेट की आवश्यकता के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेट यदि आवश्यक समझे तो सेवानिवृत्त जो पेंशन पे चले गए हैं सैनिक, पुलिस के लोग या ऐसे अधिकारियों को विशेष पुलिस अधिकारी की तरह वो नियुक्त कर सकेंगे। उद्देश्य क्या है भाई साहब इन सब चीज़ों का? उद्देश्य सामान्य सा है, अनैतिक जो भी व्यापार हैं उन पर रोकथाम की जा सके, उन पर यदि कहीं हो रहे हैं, कहीं हुए हैं तो उनकी जांच अच्छी तरह की जा सके। आगे बढ़ते हैं, धारा 14 की बात करेंगे तो संज्ञेय अपराध। इस अधिनियम में जितने भी दंडनीय अपराध हैं उन्हें संज्ञेय अपराध कहा गया। BNS पिछली क्लास में संज्ञेय अपराध पे मैंने चर्चा की थी। वैसे तो कौन सा अपराध संज्ञेय है, कौन सा अपराध असंज्ञेय है, ये सारी बातें बताई जाती हैं उसी अपराध के बारे में। उसी अपराध की परिभाषा जब हम पढ़ेंगे, उसी अपराध का दंड पढ़ेंगे तो उन्हीं धाराओं में बता दिया जाएगा कि यह अपराध संज्ञेय होगा, असंज्ञेय होगा, जमानती होगा, गैर जमानती होगा, शमनीय होगा या अशमनीय होगा। ये 6 शब्द मैंने आपको बताए। 6 के 6 शब्दों की बात हम धीरे धीरे जैसे जैसे कानून पढ़ेंगे, जैसे जैसे मुझे लगेगा कि अब आप हो गए इस लायक कि इन शब्दों के मतलब आपको समझाए जाएं, तब मैं आपको इन शब्दों के मतलब समझाऊंगा। अभी आप संज्ञेय और असंज्ञेय समझें। संज्ञेय मतलब जिस पर संज्ञान लिया जा सके, किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा, जिस पर बिना वारंट के गिरफ्तारी पुलिस कर सके। यानी कि असंज्ञेय अपराधों में माननीय न्यायालय से परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन संज्ञेय अपराध जहाँ भी होगा वहाँ पर एक्शन लेने की आज़ादी पुलिस के पास रहती है। मोटी सी अभी आप ये बात समझें। तो धारा 14 में बताया गया कि इस अधिनियम के तहत जितने भी अपराध हैं सभी संज्ञेय माने जाएंगे। धारा 15 में बताया गया कि पुलिस अधिकारी बिना वारंट के कहीं भी तलाशी ले सकेगा। जो भी विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किया जाएगा इस अधिनियम के अंतर्गत,
वह किसी भी स्थान की तलाशी जहां उसे लगे कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, अनैतिक व्यापार से संबंधित चीज़ें हो रही हैं, वहां पर तलाशी ले सकता है और किसी भी वारंट की ज़रूरत नहीं। अक्सर आप फिल्मों में देखते होंगे पुलिस जाती है, दरवाज़ा खटखटाती है, दरवाज़ा खटखटाते ही अंदर से एक व्यक्ति निकलता है और कहता है कि दिखाइए, वारंट दिखाइए, आप कैसे यहाँ आ गए। तो उसी क्रम में यहाँ पर किसी भी वारंट की ज़रूरत नहीं है, पहले परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है माननीय न्यायालय से। वो है व्यक्ति, वह पुलिस अधिकारी, वह विशेष पुलिस अधिकारी तलाशी ले सकता है किसी भी स्थान की जहाँ पर उसे शक हो रहा है। आगे बात करते हैं धारा 21 की, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले भी हमने बात की थी। धारा 21, इस अधिनियम के तहत धारा 21 में क्या है भाई साहब? धारा 21 की बात करी थी हमने, आपको बताया था कि सुरक्षा गृह और संरक्षा गृहों की बात हुई थी धारा 21 में। बात याद रखने की है, कौन सी सरकार ये स्थापना करेगी? तो राज्य सरकार, ना कि केंद्र सरकार। सवाल जब बनेगा तो ऑप्शन में कहेगा कि सुरक्षा गृह की स्थापना इस अधिनियम के तहत किसको इसका अधिकार दिया गया है कि वो सुरक्षा गृह की स्थापना करे, तो जवाब होगा श्रीमान राज्य सरकारों को ये अधिकार है। आगे बात करेंगे धारा 23 की। धारा 23 बात करती है नियम बनाने की शक्तियों की, यानी कि इस अधिनियम के तहत नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? तो इसने कहा राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है, यानी कि राज्य सरकार इसमें कोई भी नियम बना पाएगी। अब बात करते हैं, ये मोटी मोटी बातें थी जो आपको अधिनियम के बारे में पता होनी चाहिए थी, जो हमने 15 मिनट में कर ली। अब हम सवालों पे आते हैं, कैसे सवाल पिछले सालों में पूछे गए हैं या फिर आने वाले समय में कैसे सवाल पूछे जाएंगे। बहुत बेसिक से सवाल पूछे जाते हैं। यही 8-10 धाराएं आपको थोड़ा सा दिमाग में याद रखनी है। जो परिभाषाएं मैंने बताई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उन्हीं परिभाषाओं में आप किसी चीज़ को बोलेंगे नहीं। फिर रिपीट करवा रहा हूँ, बालक जिसकी आयु 16 से कम है, अवयस्क जो 16 से 18 के बीच में है, वयस्क जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। धारा 21 सुरक्षा गृह और संरक्षा गृह के बारे में बात करती है। धारा 13 विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति के बारे में बात करती है। तो ये मोटी मोटी बातें बिल्कुल आप याद रखेंगे। अब देखते हैं सवाल क्या कह रहा है कि अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम कब लागू किया गया? अभी ये बात हमने करी थी मुश्किल से 10 मिनट पहले। मुझे लगता है आप सबको पता होगा। आप अपना कमेंट जरूर लिखेंगे इस बारे में कि भाई साहब अभी जो हमने बात करी थी अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 कब प्रवर्तन में आया? तो मैंने अभी आपको बताया था कि यह प्रवर्तन में आया था दिसंबर में। अब दिसंबर के भी यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं 2 भाई साहब, 1 दिसंबर कि 30 दिसंबर। तो इसका जवाब है 30 दिसंबर 1956 को यह प्रवर्तन में आया था। आगे बढ़ेंगे डी लगाते हुए, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 संपूर्ण भारत पर 30 दिसंबर 1956 को लागू हुआ। वही सवाल और उसके बारे में डिटेल मैंने यहाँ पर लिख दी है, जिसे आप अच्छी तरह पढ़ लेंगे। 1950 में न्यूयॉर्क में जो राष्ट्रीय कन्वेंशन, अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन हुआ था, उसी के अनुसरण में इस अधिनियम को अपने देश में भी पारित किया गया था। आगे बढ़ेंगे गुरु। अवयस्क बालक से क्या तात्पर्य है? तो अवयस्क की परिभाषा में कम से कम 4 बार आपको बता चुका हूँ, मुझे लगता है आपकी समझ में आ गई होगी। जिसकी उम्र 16 से 18 के बीच में है। यहाँ ऑप्शंस को आप पढ़ेंगे तो पाएंगे ऑप्शन ए एक ऐसा ऑप्शन है जो इस बात की पूर्ति करता है जो हमने अभी पढ़ी थी, 16 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 18 वर्ष से कम आयु का हो। आगे बढ़ेंगे गुरु। आगे क्या बात है, वही उसकी व्याख्या आगे करी। आगे दूसरा सवाल, तीसरा सवाल आपके सामने कि अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को चाहे उससे सम्मति से या उसके सम्मति के बिना, सम्मति मतलब उससे पूछकर या उसके बिना पूछे, उसकी इच्छा से या उसकी इच्छा के बिना वेश्यावृत्ति के लिए उत्प्रेरित करता है। उत्प्रेरित मतलब बातों से या किसी क्रिया से उसे प्रेरणा देता है, करने के लिए उसे प्रेरित करता है, तो करेगा या इस चीज़ का प्रयास करेगा। कौन सा ऑप्शन उसके हिसाब से सही है? तो इसका जवाब होगा पहला ऑप्शन, 3 से 7 वर्ष का कठोर कारावास और 2000 रुपये तक के जुर्माने की इसमें बात की गई। व्याख्या आप इस सवाल की देख लें। अधिनियम की धारा 5 कहती है, मैंने अभी आपको बताया था कि धाराएं जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो कुछ धाराएं मैंने बताई थी अपराध और दंड से संबंधित है।
3 के बाद धारा 9 तक सभी अपराध और दंड से संबंधित है। ये बहुत डीप सवाल हो गया, इस तरह का सवाल मुझे नहीं लगता आपसे पूछा जाएगा। केवल परिभाषाओं पे आपसे बात होगी, जो मोटी मोटी बातें मैंने बताई, धारा 21, धारा 13 और धारा 2 में दी गई कुछ परिभाषाएं। तो ये इसका व्याख्या आप पढ़ लेंगे। आगे बढ़ेंगे। किसी सार्वजनिक स्थान से कितनी दूरी के भीतर वेश्यावृत्ति को निषेध किया गया? तो इसका जवाब है 200 मीटर की दूरी, और धारा 7 इसके बारे में बात करती है। धारा 7 में ये लिखा गया। कुछ चीज़ें हैं जो आपको मेमोराइज करनी पड़ेंगी, इसे याद करने का कोई तरीका तो है नहीं। करीब 17-18 अधिनियम आपके सिलेबस में है। आप ऐसे भी नहीं कर सकते कि आप एक मोटा मोटा अनुमान लगा लें कि धारा 7 में ये 1-2 धारा तक तो आप सबके लिए नॉर्मल हो सकते हैं। पहली धारा में नाम, विस्तार और लागू, दूसरी धारा में परिभाषाएं, उसके बाद सभी धाराओं में चीज़ें बदलती हैं। तो किसी सार्वजनिक स्थान से कितनी दूरी के भीतर वेश्यावृत्ति को निषेध किया गया? 200 मीटर आप याद रखेंगे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सार्वजनिक स्थान कौन से हैं? जैसे कोई पूजा गृह है, कोई अस्पताल है, कोई शैक्षणिक संस्थान, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई कोचिंग है, तो उससे 200 मीटर के भीतर बिल्कुल दंडनीय अपराध इसे बनाया गया। अब बात करते हैं ITPA, इमोरटल ट्रैफिकिंग प्रोहिबिशन एक्ट, यानी कि जिसकी हम बात करें अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, उसी को इंग्लिश में ITPA, शॉर्ट फॉर्म में ITPA लिखा गया है। तो भाई साहब कह रहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे, केवल वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देना, बिल्कुल गलत बात है। केवल पुरुषों में अनैतिक व्यापार को रोकना, गलत बात है। केवल पुरुषों की बात नहीं है, सभी जेंडर्स की इसमें बात की गई है। तो महिलाओं और लड़कियों के अनैतिक व्यापार और व्यावसायिक यौन को रोकना, सभी प्रकार की व्यापारिक गतिविधियों को विनियमित करना। तो देखो, सभी प्रकार की व्यापारिक गतिविधियों को तो विनियमित किया नहीं गया, तो चौथा ऑप्शन भी गलत है। हालांकि तीसरा ऑप्शन जो महिलाओं और लड़कियों की ही बात कर रहा है, इसमें थोड़ा सा सुधार किया जाना चाहिए था, लेकिन परिस्थिति को देखते हुए, चारों ऑप्शंस को देखते हुए सी ऑप्शन यहाँ पर सही प्रतीत होता है। सी लगाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे अगला सवाल, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? 1956, जिसकी बात हम कर चुके हैं पहले ही। अगला सवाल कि ITPA के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अपराध नहीं माना गया? ऑप्शन पढ़ते ही आपकी समझ में चीज़ें आ जाएंगी। आपने थोड़ा सा बेसिक आइडिया अगर आपको है कानून का, इस लॉ का, तो जब आप ऑप्शन पढ़ रहे होंगे तो ऑप्शन पढ़ते पढ़ते आपकी समझ में चीज़ें आ जाएंगी। आप मुझे बताएं कि किस कार्य को अपराध नहीं माना जाता? लिखा है वैश्यालय चलाना, नाजी चलाना अपराध है, बताया गया है। कमाई से जीवन यापन करना, मैंने बताया था। वाणिज्यिक प्रयोजन यानी कमाई करना, उससे पैसा कमाना अपराध माना जाएगा। व्यक्ति को प्रेरित करना भी अपराध है, लेकिन यदि सहमति से कोई विवाह करता है, सहमति से विवाह करना, इसमें कोई अपराध नहीं है, कहीं भी कोई अपराध नहीं है इस तरह का। आगे बढ़ेंगे। तो इस अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अपराध नहीं माना गया? उसी का व्याख्या, उसी का डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया गया। अगला सवाल, ITPA के तहत पीड़ितों के संरक्षण और पुनर्वास के लिए कौन जिम्मेदार है? मैंने धारा 21 अभी आपको पढ़ाई थी और मैंने रिपीट करके बताया था कि राज्य सरकारों का काम है, संरक्षा गृह बनाएंगी और सुरक्षा गृह बनाएंगी। तो ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब लगाते हुए आप आगे बढ़ जाएंगे। तो ITPA के तहत पीड़ितों के संरक्षण और पुनर्वास के लिए जिम्मेदार है हमारी राज्य सरकार है। अगला सवाल कि ये किस स्थान पर लागू है? तो मैं आपको बता चुका हूँ, संपूर्ण भारत पर ये लागू है। ऑप्शन सी लगाते हुए आगे बढ़े। ऑप्शन सी पूरे भारत में। अगला सवाल, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में एक महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी बात हमने जब थ्योरी पढ़ी थी तो नहीं की। मैंने कुछ सवाल ऐसे लिए जैसे दंड से संबंधित जो सवाल थे कि जो मैंने थ्योरी में नहीं पढ़े उन्हें मैं क्वेश्चंस में आपको कवर करा दूं। कुछ चीज़ें थ्योरी में, कुछ चीज़ें क्वेश्चंस में कवर हो गई, बात खत्म हो गई, आपकी कमांड हो जाएगी इस अधिनियम पे। और क्वेश्चन जब भी पेपर में फंसेगा, गुरु आप सही जवाब लगा पा रहे होंगे, केवल यह वीडियो देखने मात्र से आप सही जवाब इसमें लगा पा रहे होंगे। चलिए, क्या कह रहा है कि ये अधिनियम में एक महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था, जिसका उद्देश्य तस्करी और यौन शोषण से बेहतर ढंग से निपटना था। तो इसको प्रस्तावित किया गया था सन 2006 में। आप ये बात याद रखेंगे, एक संशोधन की बात हुई थी, प्रस्तावित किया गया था 2006 में। आगे बात करें, यदि कोई व्यक्ति किसी परिसर को वेश्यालय के रूप में उपयोग करने की अनुमति देता है। देखिए, अभी परिसर को अनुमति, मेरा कोई परिसर है, मेरी कोई जगह है, मैंने कोई हॉल बना रखा है, मैंने कोई बिल्डिंग बना रखी है, यदि मैं कहूँ उसकी अनुमति दे दूं तो मैं भी इसमें अपराधी रहूंगा। आप बिल्कुल इस बात को ध्यान रखें, अगर परमिशन देता है वह भी अपराधी रहेगा अनैतिक व्यापार का। ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे, यदि कोई व्यक्ति किसी परिसर को वेश्यालय के उपयोग की अनुमति देता है
तो वह अनैतिक व्यापार का दोषी होगा ITPA, इमोरटल ट्रैफिकिंग प्रोहिबिशन एक्ट के अंतर्गत। इस अधिनियम में अनैतिक व्यापार पद का अर्थ क्या है? और तो आप जब ऑप्शन पढ़ेंगे, वस्तुओं का अवैध व्यापार नहीं, इसकी बात नहीं कि नैतिक मूल्यों का प्रचार करना, केवल बच्चों का अपहरण करना ना जीना। इसमें व्यक्तियों, देखो ये ऑप्शन इसमें अच्छा दिया, व्यक्तियों विशेषकर महिलाओं और लड़कियों की, केवल महिलाओं और लड़कियों की नहीं, सभी व्यक्ति, सभी जेंडर इसमें शामिल हैं। तो ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब लगाते हुए आप तत्काल प्रभाव से आगे बढ़ जाएंगे। गुरु अब बात करेंगे अनैतिक व्यापार पद का अर्थ। उसी सवाल का डिस्क्रिप्शन था, क्या ITPA पुरुषों पर भी लागू होता है? सवाल पढ़िए, जैसे ही आप इतना सोचेंगे आपकी समझ में आ जाएगा हाँ पुरुषों पर लागू होता है। हाँ जैसे ही आया तो आपने देखा ऑप्शन बी है जो हाँ की बात कर रहा है। आगे सवाल पढ़ते हैं। लागू होता है जो अनैतिक व्यापार के शिकार होते हैं या इनमें शामिल होते हैं। तो क्या पुरुषों पर भी लागू होता है? जवाब है हाँ, पुरुषों पर भी लागू होता है। हाँ, या किसी भी लिंगी के व्यक्ति पर लागू होता है जो इसके दायरे में आते हैं। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। बाकी ऑप्शन आप पढ़ेंगे नहीं तो ये ऐसे ही गलत हो जाएगा। केवल ट्रांसजेंडर पर गलत हो जाएगा, केवल 18 वर्ष के कम आयु के लड़कों पर नहीं जी। सारे ऑप्शन इसमें बिल्कुल गलत दिखाई दे रहे हैं। तो सवालों को जब आप अधिनियम को पढ़ लेंगे तो सवाल पढ़ के उसके ऑप्शन जब देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा सही उत्तर क्या होना चाहिए। क्या ITPA पुरुषों पर भी लागू होता है? इसको हम पढ़ चुके हैं। कौन सा प्रावधान सार्वजनिक स्थानों पर वेश्यावृत्ति को प्रतिबंधित करता है? तो कौन सा प्रावधान है भाई साहब? केवल वैश्यालय चलाने पर प्रतिबंध है। केवल यहाँ लिख दिया, देखो ऑप्शन के साथ बड़ी समझदारी से वो खेलता है। केवल वैश्यालय चलाने पर प्रतिबंध नहीं है, ये वृत्ति करने पर भी प्रतिबंध है साहब। तो वैश्यावृत्ति की कमाई पर जीवन यापन करने पर प्रतिबंध है। सार्वजनिक स्थानों पर या उसके आसपास वैश्यावृत्ति पर प्रतिबंध है। केवल नाबालिगों को यौन शोषण पर। तो यहाँ पर जब आप ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे ऑप्शन सी, सार्वजनिक स्थानों पर या उसके आसपास वैश्यावृत्ति पर प्रतिबंध। जब हम ये अधिनियम पढ़ रहे थे तो वैश्यावृत्ति की बात इसमें बहुत जोर शोर से की जा रही थी। तो ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे हम। ITPA के तहत वेश्यावृत्ति के लिए किसी व्यक्ति को खरीदने या प्रेरित करने का कार्य कहलाता है। उसे खरीदने का, प्रेरित करने का, खरीद फरोख्त ये कहलाता है प्रोक्यूरमेंट, यानी कि दलाली। ऑप्शन सी सवाल का सही जवाब। ITPA के तहत दलाली उसे कहा गया। आगे, कौन सा प्रावधान वेश्यावृत्ति के लिए परिसर को प्रतिबंधित करता है? सवाल, धारा आप याद रखेंगे, मैंने कहा था धारा 3 से 9 तक में इन सब चीज़ों की बात होगी। 3, 5, 7, 9 इसमें ऑप्शन में दिया गया, तो आपको इसका जवाब समझना है। परिसर के उपयोग को धारा 7 आप याद रखेंगे, 7 में परिसर की बात होगी। धारा 7 में परिसर की बात है, परिसर को उपयोग के लिए प्रतिबंधित करती है धारा 7। थोड़ी मेमोराइज करने वाली चीज़ है, याद करने वाली चीज़ है। आगे बढ़ेंगे। यदि कोई व्यक्ति वेश्यावृत्ति की आय पर पूरी तरह या आंशिक रूप से जीवन यापन करता है तो ITPA के तहत किस अपराध का दोषी होगा? तो चोरी का होगा? नहीं जी। आय के स्रोत को छुपाने का होगा? नहीं जी। कालाबाजारी का होगा? नहीं जी। तो ऑप्शन सी लगाकर आप आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, यदि कोई व्यक्ति वेश्यावृत्ति की आय पर पूरी तरह आंशिक या, तो ये अभी हम बात कर चुके हैं इस सवाल की। ITPA के तहत गठित सुरक्षा गृहों का मुख्य उद्देश्य क्या है? मैंने 2 चीज़ों की बात करी थी, सुरक्षा गृह और संरक्षा गृह। सुरक्षा गृह सुरक्षा के लिए, संरक्षा गृह उनकी रक्षा के लिए। जब उनकी देखभाल की जरूरत होगी तो संरक्षा की बात होगी, जब उन्हें पुनर्वासित करने की बात होगी तो यहाँ पर बात होगी सुरक्षा गृहों की। तो ऑप्शन जब आप पढ़ेंगे, अपराधियों को कारावास देना, नहीं, गलत है। केवल नाबालिगों को शिक्षा, पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण, ऑप्शन बी जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 में अनैतिक व्यापार में कौन सी चीज़ शामिल नहीं है? 4 ऑप्शन आप पढ़ेंगे। व्यवसायिक यौन शोषण के लिए तस्करी, सही बात है। बच्चों को वेश्यावृत्ति में धकेलना, ये भी इसमें शामिल है। जबरन श्रम कराना इसमें शामिल नहीं है। खरीद फरोख्त भी इसमें शामिल है। तो ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब लगाएंगे और आप आगे बढ़ेंगे। ITPA के तहत पुलिस को किस परिस्थिति में बिना वारंट गिरफ्तारी करने की शक्ति प्राप्त है? हम बात कर चुके हैं इसकी। तो आपने देखा कि बिना वारंट गिरफ्तार इसमें पुलिस कर सकती है, यानी संज्ञेय अपराध होगा। संज्ञेय की बात करी थी, कौन इसमें जितने भी अपराध दिए गए वो संज्ञेय होंगे, हमने बात करी थी। तो
आईटीपीए के तहत जितने भी दंडनीय अपराध हैं वो संज्ञेय अपराध हैं। संज्ञेय अपराध में बिना वारंट वो गिरफ्तार कर सकते हैं। ये बी इसका जवाब हुआ। आगे बढ़ेंगे हम कि किस धारा के तहत वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से व्यक्तियों की खरीद को दंडनीय बनाया गया, प्रोक्यूरमेंट को दंडनीय बनाया गया। तो धारा 5 आप याद रखेंगे, धारा 5 इसमें वो धारा है जिसमें व्यक्तियों की खरीद को दंडनीय बनाया गया था। आगे बढ़ेंगे धारा 5 के बाद। धारा 5 के बाद हम आगे बढ़ेंगे भाई साहब। अगला सवाल हमने देखा, अगला सवाल हमने पढ़ा। अच्छा, ये पिछला वाला सवाल। अगला सवाल है कि विक्टिम कंपेंसेशन स्कीम, पीड़ित मुआवजा योजना का संबंध आईटीपीए से कैसे है। देखिए, अभी हम प्रस्तावित इसमें बात कर रहे थे कि एक प्रस्तावित हुआ था इसमें संशोधन, उसी संशोधन से संबंधित ये सवाल है। विक्टिम कंपनसेशन स्कीम उसी संशोधन में लाई गई थी। तो कंपनसेशन मुआवजा योजना है तो निश्चित ही मुआवजा के बारे में होगी, तो इसका संबंध नहीं है, ऑप्शन ए गलत होगा। पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करने में सहायता हो सकती है, ये ठीक बात है। केवल अपराधियों को मुआवजा नहीं, पीड़ितों के मुआवजे की पुलिस को मुआवजा नहीं, तो ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब होगा। इसे आप एक बार इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। तो पीड़ित प्रतिकर योजना एक कानूनी ढांचा है जो भारत में अपराध के शिकार हुए लोगों को वित्तीय सहायता और पुनर्वास प्रदान करता है। सीआरपीसी जो कि अब चलन में नहीं है, जिसकी जगह बीएनएसएस चलन में है, की धारा 357A के तहत बनाई गई थी। इसका उद्देश्य पीड़ितों को पीड़ा को कम करना, पीड़ितों की पीड़ा को कम करना, उनके इलाज का खर्च वहन करना, उन्हें समाज में फिर से स्थापित करने की बात इसमें की गई थी। अगला सवाल, आईटीपीए के तहत वेश्यावृत्ति के उपयोग के लिए उपयोग किए जाने वाले परिसर को बंद करने का आदेश कौन दे सकता है। तो हमेशा याद रखें, किसी भी परिसर को बंद करने का जो आदेश देगा वो देगा न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो न्यायिक मजिस्ट्रेट इसमें है, न्यायिक मजिस्ट्रेट हुआ इसका सही जवाब। तो पुलिस अधिकारी, पुलिस आयुक्त, सरकारी अधिकारी और केवल मकान मालिक, ये सारे ऑप्शन गलत होंगे। ऑप्शन बी न्यायिक मजिस्ट्रेट सही जवाब इसका होगा। अगला सवाल आप पढ़ेंगे, यदि कोई व्यक्ति वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से किसी बच्चे को विदेश भेजता है तो आईटीपीए के तहत यह क्या माना जाएगा। सामान्य व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय तस्करी, बाल शिक्षा, कानूनी यात्रा। तो ऑप्शन बी, सवाल पढ़ते ही और ऑप्शन पढ़ते ही अपना जवाब दे रहा है, कोई इसमें बहुत कठिन बात मुझे दिखाई नहीं देती। अगला सवाल, आईटीपीए का कौन सा खंड विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति करता है। तो भाई विशेष पुलिस अधिकारी की बात हम कर चुके थे, धारा 13, कई बार मैंने इसे रिपीट भी किया। अगला सवाल, यदि कोई व्यक्ति वेश्यावृत्ति के लिए किसी व्यक्ति को हिरासत में रखता है तो आईटीपीए की किस धारा के तहत उसे दंडित किया जाएगा। तो इस सवाल का जवाब है धारा 9। मुझे भी देखिए धाराएं बहुत ज़्यादा याद नहीं है, आप ये समझें कि भैया को सारी धाराएं याद हैं। जी नहीं, मुझे भी बहुत चीज़ें याद करने में बड़ी कठिनाई होती है, आपको भी बड़ी कठिनाई होगी, इसलिए मैं कहता हूँ जो चीज़ें आसान हैं उन पे आप ज़्यादा फोकस करें। धारा याद करने लगेंगे तो खिचड़ी पक जाएगी दिमाग में। 17-18 अधिनियम है, आपको पता नहीं चलेगा कौन सा नंबर किस धारा में किस नंबर पे था, क्या कौन सी बात किस धारा में किस नंबर पे कही गई थी। हाँ, लेकिन परिभाषाएं आपको याद रह जाएंगी, तो जो चीज़ें आपको याद रह जाएंगी उन पे आप ज़्यादा ध्यान देंगे। तो धारा 9 में बात करी गई थी कि किसी भी व्यक्ति को हिरासत में रखता है वेश्यावृत्ति के लिए कोई भी व्यक्ति हो तो वो धारा 9 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आईटीपीए के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किन संस्थाओं का सहयोग आवश्यक है। जब आपने और हमने इस अधिनियम को पढ़ा तो हम उसके आधार पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सी चीज़ को सही मानेंगे ये हम देखते हैं। केवल पुलिस की बात नहीं हुई, विशेष पुलिस अधिकारी भी नियुक्त हुआ, मजिस्ट्रेट की भी बात हुई थी, न्यायालय की भी बात हुई थी। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही लगता है। राजनीतिक दल की कोई बात नहीं हुई, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बात हुई थी, लेकिन ऑप्शन बी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें आपको दिखाई देगा, सबसे ज़्यादा सही, सबसे ज़्यादा सटीक दिखाई देगा। तो आप जवाब लगाएंगे ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे तो ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं तो इतनी चीज़ें हैं अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के अंतर्गत जो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। जो हमने पिछले आधे घंटे में चीज़ें बताई उतने से आपका काम एग्जाम में चल जाना चाहिए। आगे बात करते हैं अगले अधिनियम की, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। अभी मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बात करी थी कि वो महिलाएं जिन्होंने शरीर और आत्मा के सम्मान के लिए, अपने देश के सम्मान के लिए, अपने राष्ट्र के सम्मान के लिए हजारों की संख्या में जौहर किए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए जो हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमें कानूनों की जरूरत पड़ी। हमारी नैतिकता इतनी कम पड़ गई
जब नैतिकता कम पड़ी, जब अपराध बढ़े, जब लगा सरकारों को कि एक कानून होना चाहिए, तभी इन अपराधों पर शिकंजा कसा जा सकता है, तब ये कानून आए। और दहेज प्रतिषेध अधिनियम, जैसा कि समझ में आ रहा होगा, दहेज को रोकने के लिए 1961 में ये कानून लाया गया। दहेज यानी कि जब महिला की शादी हुई, शादी होकर वह दूसरे घर पहुंची, अपने पति के घर पहुंची, अपने हस्बैंड के घर पहुंची, तो वहां पर कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई और दहेज प्रतिषेध अधिनियम लाने की जरूरत सरकारों को हुई। कुल धाराएं 10 हैं, दा से दहेज, दा से 10, ये आप याद रखेंगे, दहेज और 10, दहेज प्रतिषेध अधिनियम में कुल धाराएं 10 हैं, दा से दहेज, दा से 10। ये एक ट्रिक हो सकती है, इन्हीं ट्रिकों के सहारे मैं चीज़ों को याद रख पाता हूँ, तो मुझे लगता है आपके भी काम आ जाएंगी। धाराएं 10, कुल धाराएं संपूर्ण भारत पर 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ। बहुत जरूरी चीज आप याद रख लेंगे, कुछ अधिनियम हैं जो 1 तारीख को लागू नहीं होते। अधिकतर अधिनियम, जब आप भूल जाएं, आपको ऑप्शन देख के पता ना चले क्या लगाना है, तो एक जिसमें 1 तारीख दी गई हो, ज्यादातर अधिनियम 1 तारीख को लागू होते हैं, ये आप याद रखेंगे। 1 जुलाई 1961, किसी भी महीने की एक वो हो सकती है, महीना इसमें स्पेसिफाइड नहीं है। पिछला अधिनियम आपने देखा जो 30 तारीख को लागू किया गया था, तो ये भी बिल्कुल 100% नहीं है, लेकिन अधिकतर में ये बात लागू होती है। क्या करता है भाई साहब ये अधिनियम? दहेज देने और लेने, ऐसा नहीं है कि केवल लेना पाप है, दहेज देंगे आप, लेते हैं, देते हैं या उसका करार करते हैं, कोई समझौता करते हैं, तो दोनों ही कंडीशन में उसे अपराध इसमें माना गया। दोनों ही चीज़ों को रोकने के लिए लागू किया गया 1 जुलाई 1961 को पूरे भारत देश में। 1983 में इसमें एक संशोधन किया गया, याद रखेंगे 1983 में इसमें संशोधन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, धारा 2, फिर परिभाषाओं की बात होगी। तो दहेज की परिभाषा, दहेज है क्या, इस बात को बताएगी धारा 2। क्या है भाई साहब, हम भी एक बार पढ़ लेते हैं धारा 2 को। दहेज को परिभाषित किया गया, इसके अनुसार दहेज की कोई ऐसी संपत्ति हो सकती है भाई साहब, मूल्यवान चीज हो सकती है, जिसे विवाह के समय या विवाह से पहले यानी पूर्व में या पश्चात, विवाह के समय, विवाह से पहले या विवाह के बाद भी इसका करार हो सकता है, इसकी बात हो सकती है। विवाह के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को, देखिए एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को, यहां क्लियर नहीं किया कि कौन सा पक्षकार, वधू पक्ष या वर पक्ष, यानी लड़का पक्ष या लड़की पक्ष, दोनों पक्षों के लिए यह बनाया गया। कोई सा भी पक्ष अथवा विवाह के किसी भी पक्षकार के माता पिता या फिर कोई और व्यक्ति किसी भी पक्षकार को या किसी अन्य व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को, यानी वो बस दहेज से संबंधित होना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से दिया गया हो या देने के लिए करार किया गया हो, या दिया जाएगा या ये करार किया जाएगा। ये करार किया जाएगा कि भाई इतना इतना पैसा, इतना हम दे देंगे। जो आप देख रहे हो सपने के, क्या होता है कि भाई कुछ लोग तो इसीलिए तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की कि शादी हो जाएगी, दहेज अच्छा मिल जाएगा, जितना पैसा हमने खर्च किया है पढ़ाई पर वो सारी चीज़ें रिकवर कर लेंगे। तो ये मानसिकता लेकर अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो इस मानसिकता को छोड़ देने की जरूरत है। कहते हैं बड़े बुजुर्ग, कहते हैं ज्ञानी विद्वान कि भाई साहब वही हमारे ध्येय, वही हमारे काम सफल होते हैं जिनका ध्येय नैतिक होता है। ईमानदारी से हम जिनका प्रयास करते हैं उन्हीं में हम आगे बढ़ते हैं, ऐसा कहा गया है। तो ईमानदारी के साथ यदि आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वर्दी की तैयारी कर रहे हैं, तो ईमानदारी के साथ, क्योंकि ये जॉब बनाई गई है समाज की सेवा करने के लिए। सरकारी जितनी भी जॉब्स हैं, नौकरियां बनाई गई हैं, वो बनाई गई समाज की सेवा करने के लिए, और समाज की सेवा करने का ध्येय लेकर आप शुरुआत में आगे बढ़ेंगे। बाद में परिस्थितियां बदलेंगी, आप डगमगाएंगे, चीज़ें इधर उधर भटकेंगी, लेकिन आपका बेसिक ध्येय होना चाहिए कि हम ये वर्दी पहन रहे हैं समाज की सेवा के लिए। हमारा पहला काम है पीड़ित की सेवा करना, पीड़ित के पक्ष में खड़े होना, सच के पक्ष में खड़ा होना, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना। तो इस ध्येय को लेकर जब आप चलेंगे, तैयारी करेंगे, तो निश्चित ही ऊपर वाला भी देख रहा है, वो भी आपको सफल कराने में ऐसे संयोग बना देगा, ऐसी चीज़ें वो ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देगा, ऐसे सवाल एग्जामिनर उसमें डाल देगा जो आपको आते होंगे, और आप निश्चित ही पास होंगे। गुरु, एक इसमें पॉइंट याद करने का ये है कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह के समय दिया गया मेहर दहेज के अंतर्गत शामिल नहीं होता।
शामिल नहीं होता। तो जो मेहर दिया जाता है मुस्लिमों में जब शादी होती है, जिसे निकाह कहा जाता है, वह मेहर की एक प्रथा है, उसका इस अधिनियम से कोई संबंध नहीं है, वो अलग चीज़ है, उसे दहेज नहीं माना जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा। धारा 3 की बात करेंगे, दहेज लेने एवं देने के लिए दंड की बात की गई धारा 3 में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 2 ही धाराएं आपको याद रखनी है मैक्सिमम, मोटी मोटी, धारा 2 और धारा 3। 3 में दंड की बात करी तो 5 वर्ष का कारावास और 15,000 के जुर्माने से या दहेज की रकम के बराबर जुर्माना हो सकता है। लेकिन इन दोनों में 15,000 में और दहेज की रकम में जो चीज ज्यादा होगी, जो अमाउंट बड़ा होगा, उससे दंडनीय करेगा। यद्यपि न्यायालय 5 वर्ष से कम की भी सजा दे सकता है, लेकिन इस संदर्भ में अपने निर्णय में पर्याप्त विशेष कारण लिखेगा। यदि माननीय न्यायालय 5 वर्ष से कम की सजा देते हैं तो विशेष कारण वो अभिलिखित करेंगे कि इस कारण से हमने सजा को कम किया है। धारा 4A बात करती है कि दहेज के लिए कोई भी विज्ञापन नहीं लगाएगा, यानी दहेज के लिए विज्ञापन पर भी रोक होगी। यदि विज्ञापन भी कोई व्यक्ति लगाता है, एडवर्टीजमेंट भी कोई करता है, तो 6 माह का कारावास हो सकता है, 5 वर्ष तक की, 6 माह से लेकर मिनिमम 6 माह और अधिकतम 5 वर्ष की सजा इसमें हो सकती है। 15,000 रुपये जुर्माना भी इसमें हो सकता है। धारा 5 बात करती है दहेज या लेने देने का जो करार होगा वो शून्य होगा, यानी कि उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी, वो खत्म हो जाएगा। तो यही चीज़ें आपने देखी होंगी जब समाज में शादियां तय होती हैं, शुरुआत में बड़ा बड़ा अमाउंट बताया जाता है, खरीदा जाता है, और बाद में आप देखते हैं कि करार शून्य भी हो जाते हैं, कहीं चीज़ें कम भी हो जाती हैं, और फिर बाद में मानना पड़ता है, क्योंकि भाई साहब कानून बना है। आप ज़्यादा तुर्रम खानबाजी करेंगे, ज़्यादा तिगड़मबाजी करेंगे तो मारे जाएंगे, शिकायत होगी और आपको धर लिया जाएगा। तो भाई साहब बिल्कुल दहेज के विरोध में आपको रहना है सिलेक्शन के बाद भी। ये आप शपथ लेंगे, आज शपथ लीजिए मेरे साथ और कमेंट में अपनी शपथ लिखिए कि मैं शपथ लेता हूँ। आगे बढ़ेंगे, धारा 7 की बात करेंगे। अभी तक हमने जो बात करी, धारा 2 में हमने दहेज की परिभाषा की बात करी। इस अधिनियम की सबसे इम्पोर्टेंट बात धारा 2 में दहेज की परिभाषा। धारा 3 में दहेज लेने और देने के लिए दंड की बात हुई। धारा 4 में दहेज के विज्ञापन पर रोक की बात करी। धारा 5 में करार को शून्य कहा गया। धारा 5 में शून्य होगा करार, 5 दूनी 10 होते हैं, 10 में शून्य होता है भाई साहब। तो आप धारा 5 में ऐसे याद रखेंगे कि शून्य कर दिया जाएगा करार, धारा 5 के अनुसार। धारा 7 में है इस अपराध पर संज्ञान कौन लेगा अपराधों पर। तो इस तरह के अपराध होंगे दहेज लेने या देने के, तो माननीय न्यायालय इसमें संज्ञान लेंगे। संज्ञान लेने के आधार क्या क्या होंगे? स्वयं की जानकारी, अगर माननीय न्यायालय को स्वयं जानकारी मिलती है तो वो संज्ञान ले लेंगे, यानी कार्रवाई कर देंगे। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर भी, FIR यदि होती है कोई, तो उसके आधार पर भी माननीय न्यायालय संज्ञान लेंगे। पीड़ित व्यक्ति के अथवा पीड़ित व्यक्ति के माता पिता के परिवार पर, पीड़ित व्यक्ति खुद परिवाद दाखिल करे या उसके माता पिता परिवाद, देखिए जो भी शिकायत माननीय न्यायालय के थ्रू होती है वो परिवाद में जाती है, उसे परिवाद कहा गया है। मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। और जब पुलिस के थ्रू आप जाते हैं तो FIR रजिस्टर होती है या NCR रजिस्टर होती है। तो परिवाद जब माननीय न्यायालय में वो अपनी पीड़ा को बताएंगे, या फिर किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था, कोई NGO है मान्यता प्राप्त है या कोई संगठन है मान्यता प्राप्त है, वो भी परिवाद दायर कर सकता है पीड़ित व्यक्ति की तरफ से। धारा 8 कहती है कि इस अधिनियम के तहत जो भी अपराध हैं वो गैर जमानती होंगे, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको बाहर से बाहर जमानत मिल जाए, गैर जमानती होंगे, अशमनीय होंगे। अशमनीय शब्द का मतलब आप समझें, शमनीय का मतलब होता है कंपाउंडेबल, यानी जिनमें समझौता हो सकता है। दोनों पक्ष आपस में मिलें, बैठ के बातें करें न्यायालय के बाहर ही, और वो समझौता कर लें तो वो समझौता हो जाएगा। लेकिन ऐसा इस कानून में संभव नहीं है। इसमें लिखा गया है धारा 8 में क्लियर कि अशमनीय है, यानी कि दोनों पक्ष इसमें अपनी मर्जी से समझौता नहीं कर सकते। माननीय न्यायालय ही इसमें देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। अशमनीय अपराध मैंने लिखा भी है यहाँ, ऐसे गंभीर अपराध होते हैं जिन्हें पीड़ित पक्ष और आरोपी पक्ष के बीच कानूनी रूप से समझौता नहीं हो सकता। अशमनीय, शमन का मतलब आप ऐसे समझे जो खत्म हो सके, समझौता जिसमें हो सके शमनीय, जिसमें समझौता ना हो सके अशमनीय। खैर आगे बढ़ते हैं। 8 खा की बात करेंगे कि इसमें एक दहेज प्रतिष्ठित अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा। आपने एक चीज देखी, हमने पिछला वाला अधिनियम पढ़ा तो उसमें भी एक
विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की बात करी गई थी, सलाहकार निकाय की बात की गई थी। इसमें भी एक विशेष प्रतिषेध अधिकारी, एक विशेष दहेज प्रतिषेध अधिकारी की बात की गई, यानी कि एक राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इंपॉर्टेंट बातें ये हैं इसमें कि सवाल पूछ लेगा कि दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन? तो जवाब होगा साहब राज्य सरकार इसमें। और ज़्यादातर जितने भी हमारे कानून है इस तरह के, उसमें ज़्यादातर का जवाब राज्य सरकार होगा। ये भी आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लेंगे बात। दहेज लेने या देने के दुष्प्रेरण की मांग को रोकना इस प्रतिषेध अधिकारी का काम होगा। इसके अलावा इस अधिनियम के तहत अपराध करने वाले व्यक्तियों अभियोजन हेतु आवश्यक साक्ष्य एकत्रित करना। अभियोजन मतलब जब वो मामला, जब वो मुकदमा चलेगा, उसके लिए साक्ष्य, प्रूफ जो इकट्ठे करे जाएंगे वो दहेज प्रतिषेध अधिकारी वो इकट्ठा करेंगे पीड़ित की तरफ से, राज्य की तरफ से। राज्य द्वारा आदेशित अन्य अतिरिक्त कार्यों का अनुपालन करना। राज्य इसके अलावा भी कुछ और काम उन्हें बता सकता है, ये बात भी इस अधिनियम में कही गई। इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना, राजपत्र मतलब गजट में, सरकारी गजट में सूचना जारी करके दहेज प्रतिषेध अधिकारी और पुलिस अधिकारी जो भी है, विशेष पुलिस अधिकारी, इस अधिनियम के अंतर्गत जो बनाया गया उसे शक्तियां प्रदान कर सकता है कि ये शक्तियां हमने आपको दे दी। आपको साक्ष्य संकलन की शक्ति है, आपको जांच की शक्ति है, आपको इसमें इतनी चीज़ें करने की शक्तियां, छूट शक्तियां दी जाती हैं। तो ये सब चीज़ें तय करेगी राज्य सरकार। धारा 9 कहती है कि केंद्र सरकार नियम बना सकती है। धारा 9 देखिए, जिस कानून में केंद्र सरकार, राज्य सरकार नियम बना रही है, उसमें केंद्र सरकार भी नियम बना सकती है। ज़्यादातर जो अधिनियम है वो समवर्ती सूची में है। मैंने बीएनएस जब आपको पढ़ाया पिछली क्लास में, तब हमने इस पर थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि जो कानून है वो अधिकतर समवर्ती सूची में बनाए जाते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि केवल राज्य सूची के बहुत कम कानून है। ज़्यादातर अधिकतर कानून जो बनाए गए वो 7वीं सूची जो हमारे संविधान की है उसमें 3 सूचियों का जिक्र मिलता है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आप सब जानते होंगे, संविधान आपने पढ़ा होगा। केंद्र सूची पे केवल केंद्र सरकार नियम बनाती है। इन तीनों सूचियों में कुछ बिंदु दिए गए हैं, कुछ मुद्दे दिए गए हैं कि किन किन मुद्दों पर कौन सी सरकार कानून बना सकती है। राज्य सरकार किन पर बना सकती है, केंद्र सरकार किन पर बना सकती है। तो ये तीनों सूचियां हैं, जिसमें समवर्ती सूची सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समवर्ती यानी कि दोनों का इसमें योगदान होता है, केंद्र सरकार का भी, राज्य सरकार का भी। तो जितने भी अधिनियम है अधिकतर में जो प्रावधान है वो यही है कि समवर्ती सूची में रहेंगे, यानी केंद्र भी उस पर जब चाहेगा कोई नियम बना देगा, कोई उसमें संशोधन कर पाएगा, और राज्य भी जब चाहे तो इसमें कुछ नियम बना सके। धारा 9 इसी की बात करती है कि केंद्र सरकार इसमें नियम बना सकती है। और धारा 10 मैंने बताया था, दा से दहेज, दा से 10, तो आखिरी धारा इस अधिनियम की यही बताती है कि राज्य सरकार भी अपने राजपत्र में यानी गजट में सूचना प्रकाशित करके इस अधिनियम के लिए नियम बना पाएगी। अब बात करते हैं सवालों की। पिछले सालों में पूछे गए सवाल क्या थे, उनकी व्याख्याएं भी मैं लेके आया हूं। साथ में हम ऐसे भी कुछ सवाल देखेंगे जो अभी हमने पढ़े और जिनके आने की संभावना भी है। तो साथियों शुरू करते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 को कब लागू किया गया? अभी हमने बात करी थी 1 जुलाई 1961। डिस्क्रिप्शन भी नीचे लिखा हुआ है, लेकिन आपके रिकॉल करने के लिए मैंने चीज़ों को यहाँ लिया है। 1 जुलाई 1961 यानी कि ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब लगाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। दहेज लेना एवं देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है? तो इसी विधि के अंतर्गत जो हमने अभी पढ़ी, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत इसका जवाब होगा। आप ये सोच रहे होंगे कि ये हमें याद कैसे रहेगी कि इस सन में आया था, उस सन में आया था। ये याद तभी रहेगी जैसे आप दहेज प्रतिषेध अधिनियम पढ़ते हैं तो उस अधिनियम के साथ उसकी ईयर भी पढ़ें। केवल दहेज प्रतिषेध अधिनियम ना पढ़ें, आप पढ़ें दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। ये पूरा नाम भी है और आपको पूरा नाम ही पढ़ना है, तभी आपको ईयर भी याद रहेगी। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दहेज लेना और देना दोनों को अपराध कहा गया। धारा 3 ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति दहेज लेगा या देगा तो उसे दंड दिया जाएगा, 5 वर्ष का कारावास हो सकता है, 15,000 का जुर्माना हो सकता है। और इसमें हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि माननीय न्यायालय यदि चाहें तो कारावास को 5 वर्ष से कम कर सकते हैं, लेकिन उसका कारण वो लिखित करेंगे। यानी कि धारा 3 के अंतर्गत कम से कम जो सजा है वो 5 वर्ष की है, ये आप याद रख लेंगे। आगे बढ़ेंगे। 2 व्यक्तियों के बीच अपनी मर्जी से दहेज के लेन देन के किए गए करार
कि वैधानिक स्थिति निम्न में से क्या होगी। हमने पढ़ा था धारा 5 में करार, मैंने बताया था ना, धारा 5 गुणा 2 10 होता है, 5 में 2 का गुणा करते हैं 10 होता है, 10 में एक शून्य होता है। तो भाई साहब धारा 5 कहती है कि कोई करार होगा तो वो शून्य हो जाएगा। शून्य की बात हो रही है कहीं किसी ऑप्शन में, तो धारा 5 में शून्य होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ऑप्शन सी भी कोई तुक्के में मार सकता है, लेकिन 6 धारा की बात हो रही है इसलिए गलत है। इसमें 5 की बात हो रही है इसलिए ये सही है। मेरे भाई आगे बढ़ेंगे। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 7 के अनुसार न्यायालय किस दशा में अपराधों का संज्ञान लेगा। आप मुझे बताइए, क्या स्वयं की जानकारी पर संज्ञान ले पाएगा? आप कहेंगे जी हाँ, अभी तो 5 मिनट पहले तो भैया बताया था आपने। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर, हाँ जी ये भी। अन्य किसी नातेदार के परिवार पर, हाँ जी बिल्कुल। तो चारों ही ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब लगाकर आप आगे बढ़ेंगे। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज से तात्पर्य क्या है? केवल नगद में दिया गया। देखो केवल शब्द लगा के उसने आपके साथ खेला, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि क्या ऑप्शन में केवल, नहीं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे आप पढ़ना तो नहीं भूल जा रहे, तो केवल की बात तो नहीं है भाई साहब। केवल शादी के समय की भी बात नहीं है, पूर्व की भी बात थी और पश्चात की भी बात थी। जब हम दहेज की परिभाषा पढ़ रहे थे धारा 2 में, तो ये बात हुई थी कि पहले से या बाद में कोई करार होगा वो भी माना जाएगा। विवाह में एक पक्ष द्वारा, ऑप्शन सी पढ़ रहा हूं मैं, विवाह में एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी गई कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतुति, दुल्हन के दोस्तों द्वारा दिए गए उपहार इसमें काउंट नहीं होते। तो ऑप्शन सी सवाल का सही जवाब होगा। हम आगे बढ़ेंगे, इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद हमने कहा कि दहेज लेने या देने पर दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के तहत दंड का प्रावधान है। धारा 2 में हमने परिभाषा पढ़ी थी, धारा 3 में मैंने बताया था दंड की बात की गई है। तो धारा 3 यानी ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब। दहेज लेने या देने के लिए धारा 3, दहेज मांगने पर दंड का प्रावधान, फिर वही बात हो गई। धारा 3 में लेने और देने दोनों की बात होगी, धारा 4 में लेने की बात होगी। देखो ऐसे याद रखो, धारा 3 ने हमें बताया दहेज लेने व देने दोनों की बात। अब धारा 4 बताएगी जब दहेज लेने की कोई बात करेगा उसे दंड मिलेगा। धारा 5 बताएगी जब कोई दहेज देने की बात करेगा तो वह करार शून्य होगा। इसकी बात हमने करी थी, करार शून्यता की धारा 5 में। तो यदि कोई व्यक्ति दहेज मांगता है तो उस पर दंडनीय कार्रवाई होगी धारा 4 के अंतर्गत। धारा 4 इस सवाल का सही जवाब लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। दहेज लेने या देने पर न्यूनतम कितने वर्ष का कारावास हो सकता है? तो हमने बात करी थी 5 वर्ष का कारावास, 15,000 रुपये जुर्माने की भी हमने इसमें बात करी थी। इसके अलावा 15,000 या जो दहेज का मूल्य है उसमें से जो भी चीज ज्यादा है, जो भी अधिक है, उसके बारे में हमने बात की थी, उतना दंड माननीय न्यायालय लगाएंगे। अगला बात है कि दहेज से संबंधित किसी भी समझौते की स्थिति में कानूनी स्थिति क्या होगी? शून्य होगा, यानी कि वो अवैध माना जाएगा, उसे शून्य कर दिया जाएगा। आगे बात करेंगे दहेज प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त करने की शक्ति किसके पास है? तो आप कहेंगे भाई साहब दहेज प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त करने की शक्ति राज्य के पास है। केंद्र सरकार इसमें चाहे तो नियम बना सकती है, इसमें संशोधन कर सकती है, इसमें चीज़ों को आगे पीछे जोड़ सकती है, कम कर सकती है, लेकिन दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति तो श्रीमान हमारी राज्य सरकार ही करेगी। ये बात हम पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो को आप चाहें तो एक बार और देख लेंगे, जिससे कि चीज़ें आपकी समझ में ज़्यादा अच्छे से आ जाएं। वीडियो को 2 बार देखने में भी कोई बुराई नहीं है। आपने देखो थ्योरी पढ़ी, फिर आपने क्वेश्चंस देखे कैसे आने, अब आपकी समझ विकसित हुई। जब आप इसको दोबारा देखेंगे वीडियो को, तब आपको सारी चीज़ें कंठस्थ हो जाएंगी। आप 100% रूप से मैं कह रहा हूँ कि चीज़ें आप चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। तो 2 बार आप इसे चाहें तो जरूर देख लें ताकि कंफर्म हो जाए चीज़ें। और इसके अलावा किताब से पढ़ने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि वीडियो देखने के बाद आप किताब से जरूर पढ़ेंगे। आप किताब से एक बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी जरूर करेंगे, 2 काम जरूर करेंगे, तभी आप मान के चलेंगे कि मेरा जो टॉपिक है वो कंप्लीट है। अगला सवाल जवाब भी लिखा हुआ है, किसी महिला को दहेज दिया गया तो वह किसकी संपत्ति होगी? भाई साहब दहेज यदि दिया गया तो वह संपत्ति उसी महिला की मानी जाएगी, यानी उसी पत्नी की मानी जाएगी। ऐसा भी आप याद रखेंगे। अगली बात, यदि किसी महिला को पत्नी की, इस सवाल की बात हम कर चुके हैं, ये रिपीट हुआ। विज्ञापन पर प्रतिबंध से संबंधित कौन सी धारा है? आप मुझे बताएं
विज्ञापन की धाराओं की क्या हमने बात की थी? तो आपका जवाब होगा जी भैया, विज्ञापन की धाराओं की हमने बात की थी। तो धारा 4A है जिसमें विज्ञापन पर प्रतिबंध की बात की गई। धारा 3 में, धारा 2 में हमने बात की परिभाषा की, 3 में बात की दंड की। तो धारा 4A एक ऐसी धारा है जिसमें विज्ञापन पर प्रतिबंध की बात है। इसमें ऑप्शन भी शायद ये कुछ गड़बड़ है, सही ऑप्शन यहाँ पर लिखे गए हैं, आप देख लेंगे। दहेज प्रतिषेध, वधू और वर को दिए गए उपहारों की सूची का रखरखाव नियम कब बनाए गए? देखिए ये अलग चीज़ है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में आया था, मैंने आपको बताया, लेकिन ये नियम उपहारों की सूची के रखरखाव वाले नियम जो बनाए गए थे वो बनाए गए 1985 में। ये बात आप इसमें याद रख लेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे भाई साहब। 1985 आप याद रखेंगे, 1985 में ऐसे नियम बनाए गए थे। और यहीं पर आज की वीडियो समाप्त होती है। आपने देखा कि 1 घंटे में लगभग हमने 2 अधिनियमों को समाप्त कर लिया। मैं अक्सर देखता हूँ, मैं भी देखता हूँ, जब मैं कंटेंट बनाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मुझसे पहले लोगों ने क्या क्या पढ़ा रखा है। तो मैं देखता हूँ कि एक एक धारा टीचर्स क्या करते हैं, पहले वो आएंगे कि वो किताब लेके नहीं आएंगे, वो नोट्स लेके नहीं आएंगे, वो केवल अपना ज्ञान दिखाना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि मुझे कितनी चीज़ें याद हैं। उनके याद होने से मुझे या आपको याद नहीं होंगी, हमें याद करनी पड़ेंगी। टीचर यदि किताब लेके भी आ रहा है क्लास में, लेकिन वो चीज़ें हमें समझा दे रहा है, तो उससे कोई समस्या नहीं है दोस्त। तो हालांकि मैं देख रहा था, एक वीडियो मैंने देखी, मैं देखूं लोग पढ़ा कैसे रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत नामी टीचर, वो क्या कर रहे हैं, धारा लिखेंगे, धारा 3, फिर अपने पेन से लिखेंगे कि दंड के बारे में इसमें बात की गई है। पूरा जो धारा में लिखा गया उसे पूरा छापेंगे, पता नहीं कहीं से देख करके, या उन्हें इतनी चीज़ें याद रह जाती हैं, ये मुझे नहीं पता, ये वाकई शोध का विषय है। खैर, तो बात इतनी सी है मेरे भाई कि आप चीज़ों को कई बार देख लेंगे, समझ में नहीं आती, किताब से पढ़ लेंगे। ऑप्शंस की प्रैक्टिस, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप बिल्कुल ज़रूर कर लेंगे, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस जब हम करते हैं तो हमारा दिमाग एक्टिव होता है कि किस तरह सवाल का जवाब देना है। और जब हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं वहाँ से कैसे कैसे सवाल बन सकता है। ये भी एक प्लस पॉइंट है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने का। तो मैं ये आशा करके चल रहा हूँ कि वीडियोस को आप देख रहे होंगे और आपको बहुत फ़ायदा इनसे मिल रहा होगा। मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा समय आपका लूँ, आपका समय बर्बाद हो और चीज़ें आपको फिर भी उतनी ही मिलें। तो मैंने कोशिश की है 1 घंटे में आपको पूरे YouTube पर कहीं भी कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा कि 1 घंटे में दोनों अधिनियम के बारे में आपको इतनी अच्छी तरह से थ्योरी के साथ क्वेश्चन को भी करवा दे। तो कुछ भी इसमें नहीं बचा है मेरी तरफ से। BNS की एक क्लास और लाएंगे। एक क्लास मैंने पढ़ाई जिसमें बेसिक बातें कर ली, एक क्लास और लाएंगे जिसमें BNS को ख़त्म कर देंगे। 2 क्लास में लगभग 2 से 3 घंटे में BNS ख़त्म हो जाएगा। हर एक वीडियो में हम 1 से 2 अधिनियम ख़त्म कर लेंगे। तो मुझे लग रहा है कि मुश्किल से हम 15 से 20 वीडियो के बीच में पूरी मूल विधि को बिल्कुल ख़त्म कर रहे होंगे, निस्तो नाबूद कर रहे होंगे। और आप देखते होंगे अपने पेट गोल्स में कि 70-80 वीडियो तो आ गई, 2-2 घंटे की, 1.5 घंटे की, और अभी तक कोर्स भी पूरा नहीं हुआ। तो इतना नहीं जाना गुरु, मैं आपसे यही कह रहा हूँ भाई मेरे प्रभु। धाराएं याद करने का, नंबर याद करने का इतना ही शौक है तो संविधान की एक एक धारा याद कर लो, वहाँ से सीधा सवाल आएगा, धारा पे भी आएगा और डीप क्वेश्चन भी आएगा संविधान पे। वहाँ उतना समय दे लो क्योंकि 15 के 15 क्वेश्चन, 14 से 15, 16 क्वेश्चन तक संविधान से पूछे जाएंगे। लेकिन जिन अधिनियमों की, जिस BNS की आप धाराओं में दम लगा रहे हैं, एक एक धारा को याद कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि सीधा धारा से एक सवाल भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात समझ लेना। और वो एक सवाल भी आएगा ना, तो जो मैंने 20-25 धाराएं बताई हैं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये है कि वहां से वो सवाल आएगा। याद रखना, सभी धाराएं नहीं, आप कंसेप्ट को थोड़ा समझें और आगे बढ़ जाएं। बहुत डीप आपको नहीं जाना। ये ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें बहुत डीप हमारे विद्वान अधिवक्तागण, हमारे विद्वान विवेचक गण भी इसमें किताब खोल के देखते हैं कि वहाँ क्या लिखा हुआ है। इसमें समय समय पर शब्दों की परिभाषाओं के बारे में, इस शब्द की ये परिभाषा मानी जाए, शब्द का ये मतलब माना जाए, माननीय न्यायालय भी इसमें निर्णय देते रहते हैं। तो बिल्कुल इस बात का याद रखेंगे कि बहुत ज़्यादा अंदर नहीं घुसना चीज़ों में, बहुत बेसिक आसान चीज़ें पढ़नी है, दम लगाना है संविधान पे, और बाकी जो आपने जीके पढ़ी है उसका भी रिवीजन आप एक बार मार लेंगे, वह बहुत ज़रूरी है आपके लिए।
तो ये 2 अधिनियम हमने आज ख़त्म करे। आगे हम बचे हुए 3-4 अधिनियम की और बात करेंगे, उन्हें भी ऐसे ही ख़त्म कर लेंगे। फिर बात करेंगे बालकों से संबंधित अधिनियमों की और साइबर अपराध की, IT एक्ट की, जनहित याचिकाओं की, जितनी भी सिलेबस में चीज़ें दी गई हैं। सिलेबस भी हमने डिस्कस किया था पहली वीडियो में, BNS वाली वीडियो में, तो जिनने नहीं देखी है वो जाके देख लें। और भाई साहब, मैं आखिर में एक बात आपसे कहना चाहता हूँ भाई, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ इस फील्ड में हैं जो आपको गोला दे रही हैं, जो आपको लगातार उलझाए हुए हैं वीडियोज़ को दिखाने में। तो भैया, इतनी बड़ी कंपनी तो तुम्हारा भाई नहीं है, छोटा सा है। आप सबके ऊपर, आप सबके बल पे, आप सबके दम पे ये वीडियोस लेके आता हूँ, कंटेंट बनाता हूँ कि मुझे पता है मेरा भाई देखेगा और देखने के बाद मेरा भाई इसे पहुंचाएगा, एक एक विद्यार्थी तक पहुंचाएगा कि इसे कहते हैं कंटेंट, इसे कहते हैं बात में दम, इसे कहते हैं सवाल में दम, इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट में दम। वो भेजेगा, शेयर करेगा उन बच्चों के साथ जो पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन कंपनियों के कंटेंट जिसमें दम नहीं है उस कंटेंट में, मैंने देखा है कंटेंट के ऊपर हमारा कंटेंट यूट्यूब दिखाए और दिखाए कि कैसे चीज़ों को पढ़ा जाता है, कैसे चीज़ों को समझा जाता है। तो निश्चित ही आपने वीडियो देख ली तो आप मुझे कमेंट छोड़ देंगे, जिससे कि मुझे भी पता चल जाए कि भैया महाराज आपने देख लिया। और वही तरीका, अगर कोई डाउट आपके मन में है तो खाकी गाइड मैंने यहाँ लिख दिया है, इंस्टाग्राम हैंडल, यहाँ पर आप मुझे सीधा डाउट लिख कर भेज देंगे, हाय हेलो ये सब चीज़ें लिखेंगे तो आपको पता ही है मैसेज इग्नोर किया जा सकता है। आप सीधा अपना डाउट लिख के भेज देंगे, मैं अगली वीडियो में या वहीं पर उसका जवाब आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं। आप सबको धन्यवाद, आप सबको थैंक यू। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। देखिए, एक बात मैं हमेशा कहता हूं मेरे दोस्त, हमेशा याद रखना कि ख्वाबों से ज़्यादा ज़रूरी नींद है। नींद ही नहीं आएगी तो ख्वाब क्या खाक आएंगे। तो सबसे पहले ध्यान अपनी नींद पर देना है। आपको प्रॉपर सोना भी है मेरे भाई, तो जब आप सोएंगे तभी ख्वाब देख पाएंगे, आपका दिमाग अच्छी तरह काम करेगा, आप अच्छी तरह चीज़ों को समझ पाएंगे। अपनी नींद का ध्यान, अपनी सेहत का ध्यान रखें। रोज़ाना आधा घंटा 1 घंटा अपनी सेहत पर भी लगाएं और दम लगा के खुश होके मनोरंजन के साथ आप पढ़ाई करते रहें, आनंद लेते रहें। यार जीवन आनंद का नाम है, एक ही तो जीवन मिला है यार, इसमें भी इतना स्ट्रेस लेके रहोगे तो कैसे काम चलेगा। बिल्कुल बात है, लेकिन जवान व्यक्ति और एक पौरुष रखने वाला व्यक्ति कर्म सिद्धांत पे बात करता है, कहता है कि मैं अपने कर्म से अपनी किस्मत भी बदल दूंगा। तो कर्म को मजबूत करने के साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को समझते रहेंगे, अपनी मेहनत करेंगे, 100% देंगे और निश्चित ही हम इसमें सफल हो रहे होंगे। इस बार वर्दी पहन लेंगे, आप भी ऐसी उम्मीद के साथ मैं आप सबको कहता हूँ जय हिंद।